हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुधीर ट्यूटोरियल्स। कैसे हो आप सब और आपके एग्जाम्स की तैयारियां कैसी चल रही हैं? तो आज का ये लेक्चर जो है पीएससी बोर्ड वालों के लिए है, क्योंकि कल उनका साइंस का एग्ज़ाम है। तो आज हम लोग महा सीरीज करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो प्लीज़ कोई भी वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू इस पर चलते रहें, वीडियो को छोड़ करके ना भागें। ये वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज इसमें करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है महा सीरीज है क्वेश्चन की। यहाँ जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आज यहाँ पे कराऊंगा, जो आपको कल एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल जाएंगे। और कल आप लोग आकर के कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताइएगा मुझे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले, जो आज मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। तो होप दैट रेडी हैं सभी, कॉपी पेन ले लीजिए फटाफट से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, ठीक है। जस्ट लॉजिकल समझाऊंगा, एक्सप्लेन करवाऊंगा और ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में। तो चलिए हम लोग चलते हैं। मैंने ये जो क्वेश्चन है इनको 3 पार्ट में बांटा हुआ है, जैसा कि आपके पेपर में आना है। 3 पार्ट्स आने हैं, ए बी एंड सी। तो मैं भी यहाँ पे 3 पार्ट्स में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो 4 मार्क्स में आने वाले हैं। तो मैंने पहले 4 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद में हम जो आपके 2 मार्क वाले या 3 मार्क वाले हैं वो करेंगे, और उसके बाद में जो 2 मार्क्स वाले या 1 मार्क वाले हैं वो करेंगे। इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को कवर करना है। तो कल के पेपर से डरना बिल्कुल नहीं है। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अगर नए हो वीडियो पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और अगर पुराने हो तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सॉरी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की। तो हाँ जी बच्चों, तो आपको आप लोग की स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख गया होगा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपका, विच मेटल डू नॉट करोड इजिली। ये फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट आप लोग को दिख रहे होंगे, राइट, ए और बी। तो इसका ए पार्ट है विच मेटल डू नॉट करोड इजिली। तो इसका आंसर होगा द मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर and air present in the atmosphere, these metals do not corrode easily। ओके, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद में आप लोगों के पास बी वाला क्वेश्चन है, इसी पार्ट का, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बी है। व्हाट आर एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? तो आप लोगों को पता है द मेटल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ 2 or more elements in a fixed ratio, these type of these type of compound या these type of metals are called alloys, right। तो ये आपका हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों के स्क्रीन पे, कि डिफाइन द टर्म्स मिनरल और आयनिक बॉन्ड कॉरोजन एंड आयनिक बॉन्ड कॉरोजन एंड और। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पे। डिफाइन करना है हमने क्या क्या, मिनरल। मिनरल क्या होता है? मिनरल द कंपाउंड ऑफ एलिमेंट अकरिंग इन अर्थ्स क्रस्ट विच आर एसोसिएटेड विद अर्थली इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड मिनरल्स। तो कंपाउंड्स, एलिमेंट्स के वो कंपाउंड जो अर्थ की क्रस्ट पे पाए जाते हैं और जो अर्थली इम्प्योरिटीज से एसोसिएटेड होते हैं, उनको हम लोग मिनरल्स बोल देते हैं, राइट। सेकेंड है और। तो एन और इज ए मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। तो और क्या होते हैं? ये मिनरल होते हैं जो कि मेटल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ताकि उनको कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली यूज किया जा सके। एंड लास्ट वन इज गैंग। तो गैंग क्या होती है? द अर्थली इम्प्योरिटीज सच एज सैंड, लाइमस्टोन, रॉक्स एटसेट्रा एसोसिएटेड विद मिनरल्स एंड ऑर्स आर कलेक्टिवली नोन एज गैंग और मैट्रिक्स। तो बेटा जी अर्थली इम्प्योरिटी जो कि जैसे कि सैंड होगी, लाइमस्टोन होगी, रॉक्स हो गई, ठीक है, और कौन कौन सी, ये सबको जो मिनरल से एसोसिएटेड होते हैं, और इनको हम क्या बोल देते हैं? मिनरल और से एसोसिएटेड होते हैं तो उनको हम कंबाइन करके गैंग या मैट्रिक्स बोल देते हैं। इज इट क्लियर? तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा। तो नेफ्रॉन, देयर आर अबाउट 1 million नेफ्रॉन्स पर किडनी, ईच नेफ्रॉन इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज फॉर्म ऑफ 2 पार्ट्स। तो नेफ्रॉन क्या है? 1000 मिलियंस ऑफ जो नेफ्रॉन है वो पर किडनी, 2 किडनीज होती है, दोनों किडनी में मिलियन से भी ज़्यादा किडनीज नेफ्रॉन्स होते हैं, और हर एक नेफ्रॉन जो है 6 सेंटीमीटर लंबा होता है, और ये 2 पार्ट से बनता है। एक होता है बोमेंस कैप्सूल और एक होता है बॉडी ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, राइट।
तो यहाँ पे देखिए इट इज अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। बोमेन कैप्सूल क्या होता है, ये डबल वॉल्ड होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज लाइन बाय थिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये इसमें क्या होता है कि एक थिन पतली सी लाइन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनी होती है। और इट इज इन द कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल देयर आर प्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और जो ये कैविटी है बोमेन्स कैप्सूल की, इसमें एक कैपिलरीज का ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। आगे बॉडी ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या होता है इसमें, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से बनी होती है, जिसमें लूप ऑफ हेनले होता है और डिस्टल पार्ट होता है जो क्या करती है, ओपन की करती है इसकी कलेक्टिंग डक्ट को। ऑल द कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन इनटू पिरामिड। ओके, ये हो गया। तो ये क्या था, आपका स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है व्हाट इज डायलिसिस, एक्सप्लेन। डायलिसिस क्या होता है, एक्सप्लेन करना है। द आर्टिफिशियल डायलिसिस, पहले द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लार्ज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्मॉल वंस बाय मींस ऑफ ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस। तो जो प्रोसेस होता है सेपरेट करने का लार्ज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को छोटे वालों से, उस इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोल देते हैं। ये आर्टिफिशियल होता है। तो आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड टू रिप्लेस ए नॉन फंक्शनल और डैमेज किडनी इन इट्स एक्सक्रीटिव फंक्शन। जो आर्टिफिशियल किडनी होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जो फंक्शन नहीं कर रही होती किडनी, हमारी किडनी खराब होती है, तो इस केस में ऐसा होता है। और ये वर्क करती है डायलिसिस प्रिंसिपल पे। जिस जो ब्लड होता है पेशेंट का, वो पंप किया जाता है इसके एक आर्टरीज से और सेल्फोन ट्यूब से, जो कि क्या होता है, जिसमें सॉल्ट सॉल्यूशन होता है और सेम आयनिक कंसंट्रेशन होती है प्लाज्मा जैसी। ये क्या करता है, सेपरेट करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, और फाइनली जो ब्लड है प्योरीफाई होता है, उसको दोबारा से वेन में हम लोग सेंड कर देते हैं। तो दिस इज क्या है, ये डायलिसिस प्रोसेस है। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्टेट फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड परफॉर्म्स ए नंबर ऑफ फंक्शन इन द बॉडी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच आर एज फॉलोज। ब्लड सप्लाइज न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू वेरियस ऑर्गन्स एंड सेल्स ऑफ द बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट कैरीज द वेस्ट मैटर formed in the cells to excretory organs. It regulates body temperature. It supplies hormone to different part of the body. It prevents the body from various diseases by destroying the pathogenic germs. It prevents excessive loss of nutrients from cuts and wound by forming a clot. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन ही बन रहा है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताना है। इट इज ब्रीदिंग क्या होता है, इट इज वेंटिलेशन और ब्रिंगिंग इन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एयर एंड गिविंग आउट डीऑक्सीजनेटेड एयर। ब्रीदिंग क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड एयर को हम अंदर इनहेल करते हैं और क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेट को एक्सहेल करते हैं। जबकि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स इंक्लूड ब्रीदिंग, गैसेज एक्सचेंज एंड कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड। इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग होती है और जो गैसेस एक्सचेंज होता है और कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन होता है फूड का। जो फूड होता है उसको ब्रेकडाउन किया जाता है। जो ब्रीदिंग है वो फिजिकल प्रोसेस है, बट रेस्पिरेशन क्या है, फिजिकल भी है और फिजियोलॉजिकल भी है। और ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग जो है एनर्जी लिबरेट नहीं करती, बट रेस्पिरेशन एनर्जी लिबरेट करती है। ब्रीदिंग इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑर्गन्स वेयर गैसेज एक्सचेंज ऑकर्स बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ये क्या करता है कि ऑर्गन को गैसेस एक्सचेंज करने से रोकता है, होता है मतलब ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। जबकि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में हर जो सिंगल सेल होता है, लिविंग सेल होता है बॉडी का, उसमें रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होती है। जबकि यहाँ क्या होता है, सिर्फ कहाँ कहाँ होता है गैसेस एक्सचेंज, कहाँ कहाँ, ब्लड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड मैटर टू बिल्ड अप द बॉडी एंड एनर्जी टू ऑपरेट द मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट सस्टेन्स लाइफ। हर व्यक्ति को क्या चाहिए होता है, कुछ खाने के लिए चाहिए होता है ताकि वो उसकी बॉडी पे जो है एनर्जी मिले और उससे वो काम कर सके। तो मटेरियल्स विच प्रोवाइड दीज टू प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स और फूड्स। द सम टोटल ऑफ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन मैटर एंड एनर्जी इज टर्म्ड एज न्यूट्रिशन। क्लियर? 2 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कौन कौन से, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक जो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो नहीं तो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सैलिवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या है, सैलिवा का रोल क्या है, सैलिवा lubricates the food and facilitates mastication. Saliva binds the food molecules together. Saliva contains ptyalin enzyme which acts on starch, glycogen and other carbohydrates to form maltose. Right? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना इसको। हाँ जी बेटा जी, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो आप लोग के सामने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, या फिर डिस्क्राइब कंट्रासेप्शन मेथड्स, या
व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पक्का क्वेश्चन आपको मिल सकता है कल के पेपर में। तो देखिए फिजिकल बैरियर्स, एक तो इससे क्या होता है, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव लाइक इट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन। तो पहला इसमें आता है फिजिकल बैरियर में, पहला आता है आपके पास डायफ्राम। तो वजाइनल डायफ्राम इज ए रबर कप स्ट्रेचेस ओवर ए कोलेप्सिबल मेटल स्प्रिंग कॉइल। इट इज डिजाइन टू फिट ओवर द सर्विक्स द माउथ ऑफ यूटरस विच प्रिवेंट्स फर्टिलिटी एंड और कंसेप्शन। तो डायफ्राम क्या होता है, ये कहाँ पे यूज होता है, माउथ ऑफ यूटरस पे लगाया जाता है, वजाइनल डायफ्राम बोलते हैं इसको। रबर का कप टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। उसके बाद में आता है कॉन्डम। तो कॉन्डम क्या है, द कॉन्डम इज अ शीट ऑफ रबर विच फिट्स ऑन द एरेक्ट पेनिस। पेनिस पे ये इसको अप्लाई किया जाता है। इट इज पुट ऑन द पेनिस बिफोर इट इज इंट्रोड्यूस इन द वजाइना ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो जब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन होता है, जब इंटरकोर्स किया जाता है तो वजाइना में जब हम इंटरकोर्स करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, पेनिस पे कॉन्डम लगाते हैं ताकि इससे प्रिवेंशन जो है स्पर्म एंटर ना हो सके। थर्ड है जेलीज, क्रीम्स एंड फोम्स। तो ए नंबर ऑफ डिफरेंट spermicidal jellies, creams and foams are available for use as contraceptive agents. These jellies, creams and foams are inserted into vagina 5 to 15 minutes before the ejaculation takes place. तो क्या है यहाँ पे भी सेम क्या होगा कि इंटरकोर्स से 10-15 मिनट पहले जेलीज, क्रीम्स वगैरह लगाई जाती हैं जो कि क्या रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं, मीन्स फर्टिलाइजेशन को। आगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर टी। तो कॉपर टी और लूप जो है फीमेल यूट्रस में यूज होती है जो कि स्पर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करती है। आगे केमिकल मेथड्स या ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो इसमें क्या है, दीज आर पॉपुलरली नोन एज पिल्स एंड आर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंथेटिक sex hormones which suppresses the production of womb. These pills alter the ovulation cycle. Mala and Saheli are the two common pills. ये क्या करती हैं पता लग गया होगा आपको, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज़्यादा, सॉरी। सर्जिकल मेथड्स, स्टेरिलाइजेशन। इट इज सर्जिकल टेक्निक बाय विच द पैसेज ऑफ स्पर्म्स और ओवम इज डिसकंटिन्यूड। तो सर्जिकल मेथड से क्या होता है कि ना मेल या फीमेल का कोई, जैसे कि मान लो मेल है, मेल का क्या कहता है कि जो मेल में वेस्ट डिफरेंस होता है उसको कट कर दिया जाता है ताकि जो स्पर्म है वो आगे ट्रांसफ़र ना हो सके, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, ये है आपके पास वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो इन मैन द स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्यूर इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। मतलब जब वेस्ट डिफरेंस को काट देंगे तो उसको क्या वेसेक्टोमी कहेंगे। और ट्यूबेक्टोमी जो है वुमेन पे होगा कि फैलोपियन ट्यूब जो है उसको कट कर देती है और बांधी जाती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी जिसको बोलते हैं। तो इट इज़ द सेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय सर्जरी, सेक्शन ऑफ बाय अदर मीन्स। मतलब सर्जरी की जाए या सेक्शन किया जाए किसी अदर मीन से। अदर मेजर्स हैं कि एब्सटिनेंस, एब्सटेनिंग फ्रॉम इंटरकोर्स, मतलब इंटरकोर्स ही ना किया जाए, ठीक है। इंटरकोर्स समझते हैं ना, मीन्स अब कैसे बताएं, चलो आगे। कोइटस इंटरप्ट्स। तो इट इन्वॉल्व द विड्रॉल ऑफ पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर एजुकेशन अकर्स। इसका मतलब क्या है कि जो जब इंटरकोर्स हम करते हैं तो जब स्पर्म निकलने वाला होता है उसको पहले ही क्या कर जाए, इजैकुलेशन से बिल्कुल पहले क्या किया जाए, पेनिस को विदड्रॉ कर लिया जाए। आगे जीरो मेथड। तो इट इज़ ए नेचुरल, इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल मेथड वेयर द वुमेन हैज़ टू फाइंड आउट हरसेल्फ द फर्टाइल एंड इनफर्टाइल पीरियड बाय कीपिंग ए क्लोज वॉच ऑन यूट्राइन डिस्चार्ज। द सेफेस्ट पीरियड टू अवॉइड प्रेगनेंसी इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ म्यूकस डिस्चार्ज to the next 4 days after the discharge has stopped, right। उसके बाद है डिफरेंशिएट सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इट अकर्स विद इन ए फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। ये किसी फ्लावर या उस फ्लावर के किसी दो सेम प्लांट के किसी दो फ्लावर के बीच में होता है। बट क्रॉस पॉलिनेशन किस में होता है, ये होता है टू फ्लावर्स, अलग अलग दो फ्लावर्स में होता है। फ्लावर डू नॉट डिपेंड ऑन अदर एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो किसी और एजेंट पे डिपेंड नहीं करता, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन डिपेंड करता है लाइक इंसेक्ट, वाटर और विंड पे। क्लियर। फिर से द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लेसेंटा। तो इट इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ टोटल एंड यूटेराइन टिश्यू फॉर द पर्पज ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द एम्ब्रियो। ऑल्दो द blood vessels of the embryo and mother come close, but these are kept separated by some barriers between them. The useful substances pass from maternal blood to fetal blood, while the waste are passed from the fetal blood to maternal blood, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होती है आप लोगों को पता ही है कि जो मदर और बेबी को क्या करते हैं, मतलब बेबी को न्यूट्रिशन वगैरह जो है प्रोवाइड करता है, मदर से कनेक्टेड होता है, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन हर एक चीज़ में ये हेल्पफुल होता है, ओके। उसके बाद में हमारे पास है व्हाट आर मेल एंड फीमेल गोनेड्स इन ह्यूमन बींग्स, मेंशन देयर फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेल गोनेड्स क्या होते हैं, द मेल गोनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस एंड फीमेल गोनेड्स ओवरीज। फंक्शन क्या है, टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स और टेस्टिस प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन।
फंक्शन ऑफ ओवरी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स और प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, ये दो उसके काम है। आगे प्रोस्टेट ग्लैंड के भी फंक्शन याद कर लिए, इट कर लो, इट सिक्रेट्स द मिल्की वाइट स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड, क्या करता है पता लग गया, द सेक्रेशन नरिशेस एंड सर्व्स एज द मीडियम फॉर स्पर्मेटोजोआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लो उसको। ओके, नाउ वी हैव once again we have the most important question, what is puberty, name the hormones responsible for production of sexual characters in human beings, ठीक है, और what are the changes seen in girls and boys at the time of puberty। देखिए puberty क्या होती है, that period at which reproductive organs become mature and capable of functioning, ठीक है। चेंजेस जो हैं गर्ल्स में वो होती हैं किस कारण, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के कारण, ठीक है, और एस्ट्रोजन के कारण। तो क्या क्या चेंजेस आती हैं वो देखिए, ग्रोथ ऑफ ब्रीस्ट एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी कि जो गर्ल्स के ब्रेस्ट होते हैं वो क्या होती हैं, उनकी ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। डार्कनिंग ऑफ निप्पल स्किन, जो निप्पल्स होती हैं वो डार्क होने लग जाती हैं। ब्रॉडिंग ऑफ पेल्विस, पेल्विस जो है ब्रॉड चौड़ा होने लगता है। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, तो इससे पब्लिक और एक्सिलरी हेयर है जस्ट लाइक मतलब प्राइवेट पार्ट्स में जो बाल हैं वो उग जाते हैं। इंक्रीज इन सबक्यूटेनियस फैट, मोटापा सा आ जाता है, जो सबक्यूटेनियस फैट है वो बढ़ता है। इनिशिएशन होता है मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन का, ठीक है। जबकि चेंजेस इन मेल में जो है वो क्या है, एक ये किस कारण होता है पहले तो वो जान लो। इन मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पबर्टी, तो एक तो इसमें चेंज ऑफ वॉइस होता है, अपीयरेंस ऑफ बर्ड एंड मस्टेसिस हो जाता है, डिस्चार्ज ऑफ सीमेन होने लग जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, पिंपल्स आर सीन इन द फेस ऑफ बॉयज, ओके, और भी बहुत सारे आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद बेटा जी ये मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का डायग्राम आपको आना चाहिए, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। उसके बाद में बेटा जी आपके पास है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। तो देखिए सबसे पहला पेडिसल होता है, ये क्या होता है, सबसे ऊपर वाला स्टॉक होता है फ्लावर का, जिसमें क्या होते हैं एयर, जो मतलब एयर में रेज होता है ताकि फ्लावर जो है पॉलिनेटिक एजेंसी की तरफ एक्सपोज हो सके। और पेडिसल जो है दो लीफ लाइक अपेंडेजिस होती हैं जिसको ब्रैक्टियोल्स बोलते हैं। थैलेमस क्या होता है, द स्वॉलन और ब्रॉड बेस ऑफ फ्लैट एपेक्स ऑफ पेडिसल दैट बेयर्स द फ्लोरल लीव्स इज कॉल्ड थैलेमस और टॉरस। कैलिक्स और सेपल क्या होते हैं, द सेपल्स आर द आउटरमोस्ट होल ऑफ फ्लावर, दे आर कलेक्टेड नॉन एज कैलिक्स, कैलिक्स ग्रेन अपीयर्स फर्स्ट ऑन द थैलेमस एंड इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ओके। अभी उसके बाद में देखिए कोरोला और पेटल क्या है, इट इज़ द सेकंड होल, ये सेकंड होल होती है फ्लावर की, और इसमें ब्राइट कलर का लीफ लाइक का फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है। और पेटल जो है सेंटेड होता है, मतलब इसमें इसी में से खुशबू आती है, जो फ्लावर से खुशबू आती है इसी कारण होती है। इसमें नेक्टर ग्लैंड होता है, इसी में तभी जो मक्खी वगैरह हैं वो बैठती हैं ताकि जो शहद वगैरह चूसे। स्टेमन और एंड्रोमीशियम, तो स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। और इसमें स्टेमन जो है इसमें स्लेंडर स्टॉक फिलामेंट होती है जिसको नॉपलेक टर्मिनल भी बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। ईच एंथर में एंथर लॉब्स होती हैं, और एंथर लॉब्स जो होती है पॉलन चैम्बर होती हैं जिनमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। कार्पेल और जेनेशियम, तो कार्पेल रिप्रेजेंट द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ये फीमेल पार्ट होता है, ये मेल पार्ट होता है। और ये प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल रीजन में थैलेमस के। ये फ्री और यूनाइटेड भी हो सकती हैं, इसमें फ्री ऑकरिंग यूनिट होता है जेनेशियम का जिसको पिस्टिल बोलते हैं। ईच पिस्टिल में क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। आना चाहिए, इसका डायग्राम भी आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फ्लावर वाले का बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आपको, ओके। उसके बाद में है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। What is vegetative propagation? Name various type of vegetative propagation. So vegetative propagation is defined as the formation of two or more individuals from any vegetative part of plant. Okay. और उसके बाद में इन दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट्स कैन बी रेज्ड फ्रॉम रूट्स और स्टेम्स और लीव्स ऑफ ए प्लांट। इट इज़ वेरी रैपिड मेथड, इट इज़ ऑफ 2 टाइप। तो देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको पता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब जस्ट हम रिवीजन टाइप कर रहे हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि कोई नया इंडिविजुअल प्लांट जो है उसको हम ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है, रूट या स्टेम को यूज करके या लीफ प्लांट के किसी लीव को यूज करके हम नया पौधा उगा सकते हैं। तो ये 2 तरह की होती हैं, एक कौन सी, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो नेचुरल में क्या होती है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट होती है, बाय स्टेम होती है और बाय लीव्स होती है। तो इनके एग्जाम्पल है रेडिश, डैलिया, जिंजर, पोटैटो, ब्रियोफिलम, ये सब एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर ये सब आ जाता है। तो कटिंग क्या होती है, उसमें एक जो कोई मान लो मतलब कट कर दिया जाता है, कोई एक छोटी सी ब्रांच उसको, ठीक है, कोई छोटी सी मतलब छोटा सा पार्ट जो है प्लांट का कट कर दिया जाता है, उसको मिट्टी में लगा दिया जाता है, वो नया प्लांट बचता है। ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है तो इनको जरूर कर लेना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ जी, अब हमारे पास नया क्वेश्चन आ गया है एक और,
कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मेटल नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करना है। तो मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में पाए जाते हैं। मेटल लस्टर्स होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, लस्टर्स नहीं होते आयोडीन क्रिस्टल को छोड़ के। मेटल जनरली हार्ड होते हैं, ये जो जनरली सॉफ्ट होते हैं डायमंड को छोड़ करके। और मेटल जो है इनकी हाई डेंसिटीज होती हैं अल्कली और अल्कलाइन मेटल को छोड़ करके, जो कि हल्के होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, लो डेंसिटी होती है। मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल जो है मैलिएबल डक्टाइल होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। क्लियर। उसके बाद में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वो देख लेते हैं कौन सा है। मेटल और नॉन मेटल वाला ही है, ये किसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे है। अभी फिजिकल किया था, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे पढ़ रहे हैं। तो दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, दे फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। क्लियर। दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम dilute acid but they don't displace hydrogen from dilute acid. Usually they don't combine with hydrogen. Only few reactive metal combine with hydrogen to form metal hydroxide which are electrovalent compound. But ये क्या करते हैं, they react with hydrogen to form hydride which are covalent compound. If they form chloride which are electrovalent compound, they react with chlorine to form chloride which are covalent compound. ओके, ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिल्यूट एसिड में डिस्प्लेस करते हैं, बट इसमें क्या होता है, डिस्प्लेस नहीं करते हैं। ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से हाइड्राइड बनाते हैं, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। ओके। उसके बाद में जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइट वेज, ये तो हमने कर लिया है, ठीक है। हाँ, वाई सोडियम इज केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। तो इसका रीज़न क्या है, हम सोडियम को, ये रहा क्वेश्चन, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। तो इसका रीज़न है, दिस इज बिकॉज इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्ट और एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इट इज कवर्ड विद ए कार्बोनेट लेयर। अगर हम इसको क्या करते हैं, मॉइस्ट एयर में या कार्बन डाइऑक्साइड में हम उसको लेके आते हैं, खुले में रखते हैं, तो क्या है, बहुत जल्दी ये फायर कैच कर लेता है, इसीलिए आग लग जाती है इसमें। इसलिए इसको हम कार्बोनेट लेयर से ढक करके रखते हैं। तो इसकी ये रिएक्शन लिखना, सोडियम प्लस O2, तो ये Na2O बन जाएगा। आप देख लेना इसे। ओके। उसके बाद में है आपके पास में हाँ जी बेटा जी, रस्टिंग क्या होती है। तो रस्टिंग पता है, व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इट रिएक्ट्स विद एयर और वाटर इन इन्वायरमेंट टू फॉर्म अनडिजायरेबल रेड ब्राउन कोटिंग। जब आयरन को हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रखते हैं तो वो क्या होता है, रिएक्ट करता है एयर और वाटर से जो प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, और अनडिजायरेबल रेड ब्राउन कोटिंग हो जाती है उस पर, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ प्रिवेंटिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग, वो आप लोगों को पता ही होगा। एक तो रस्टिंग कैसे बचा सकते हैं, आयरन को हम थिन लेयर ऑफ पेंट लगा सकते हैं उस पर, या फिर ग्रीस लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बचा सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं आयरन में हम, और क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, और पेंट अप्लाई कर दो, ग्रीस अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। और भी बहुत सारी मेथड्स हैं, अपना ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये सब कुछ मेथड्स हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, बस बेटा। तो उसके आगे दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। हाँ जी, उसके बाद है व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल। तो iodine is necessary for the thyroid gland to make thyroxine hormone. Thyroxine regulates carbohydrate, protein, and fat metabolism. It is required for growth. In case of deficiency of thyroxine, a disorder called goiter is caused. तो बेटा क्या कह रहा है कि आयोडीन जो है नेसेसरी है थायराइड ग्लैंड के लिए, ताकि उसमें से थायरोक्सिन हार्मोन क्रिएट होता रहे। और थायरोक्सिन जो है वो क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके रखता है, और ये ग्रोथ के लिए रिक्वायर होता है। और डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन के केस में गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है। ये आपको आना चाहिए सबको, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे, वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। बेटा ये बीच बीच में ना कहीं मैं 2 मार्क वाली क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो देख लेना, आ सकता है। मार्क पे मत रहो, सिर्फ आप प्रिपेयर करो। तो देखिए, इंसुलिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय islets of Langerhans of pancreas. This hormone helps in regulating sugar level in the blood. Its deficiency results in high sugar level and cause many harmful effects. तो बेटा क्या है कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो सीक्रेट क्या करता है, इसलेट ऑफ लैंगरहन पैनक्रियाज में, जिससे हार्मोन जो हेल्प करता है शुगर लेवल को रेगुलेट करने में। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो उससे हाई शुगर लेवल हो जाता है,
और उससे कई सारे हार्मफुल इफेक्ट होने लग जाते हैं। उसके बाद बेटा जी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन फंक्शन। तो न्यूरॉन का डायग्राम आना चाहिए और इसके फंक्शन की नर्व सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, dendrites acquire the information, axon conducts information as electrical impulse, termination abbreviation pass the information as chemical stimulus at synapse for inward transmission। आना चाहिए सबको। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? तो एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मैकेनिकल इन्वर्टेड रिस्पॉन्स बाय वॉलंटरी ऑर्गन टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपको बताया था कि जो अचानक से हमारा हाथ वगैरह जो रिस्पॉन्स देते हैं अचानक से, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर। और इसका जो है ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे हमारे पास। इफ द हैंड इज सडनली प्रिक्ड विद नीडल इट इज विदड्रॉन इमीडिएटली। अगर हमारे हाथ में सुई चुभती है तो हम अचानक से हाथ को ऐसे दूर करते हैं ना ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन लुकिंग डिलीशियस डिशेज, क्लोजिंग ऑफ आइज इन, मतलब जो अपने आप से जो हमारी बॉडी में जो रिस्पॉन्स देते होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस बोल देते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स? तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आप लोग को पता है क्या होगा कि जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रखना, दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो इसके आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता भी होगी, ठीक है। उसकी आपको ट्रिक जो है मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसकी शॉर्ट ट्रिक है जिसे आपको अगर नहीं याद हो रहा है रिएक्टिविटी सीरीज तो याद हो जाएगी। ओके, उसका लिंक आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो राइट द आयनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? तो आप लोग को पता है कि आयन से बनता है एक तो ये, ठीक है, इनके बाद आयनिक बॉन्ड होते हैं इनमें, ठीक। तो इस तरह से आप लोग इसके एक दो तीन कैरेक्टरिस्टिक लिख दीजिएगा। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो एसेक्सुअल में क्या होता है? द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ओनली वन सेल और पेरेंट सेल, वन पेरेंट। इसमें एक ही पेरेंट चाहिए होता है बट इसमें दो चाहिए होते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व टू सेल और गैमेट बिलोंगिंग टू एदर द सेम और डिफरेंट पेरेंट। द होल ऑफ the whole body of the parent may act as reproductive unit or it can be a single cell or bud। पूरी बॉडी भी हो सकती है कि वो पेरेंट की क्या हो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट के तौर पे काम करे, और कोई एक छोटा सा बर्ड या सेल भी हो सकता है। बट सेक्सुअल में क्या होगा? रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होगा वो गैमेट होगा जिसको यूनिसेलुलर हैप्लॉइड हो सकता है। ओनली माइटोटिक डिवीजन इसमें होती है, इसमें मायोसिस और फर्टिलाइजेशन एसेंशियल एलिमेंट है। इसमें क्या है? फॉर्मेशन नहीं होती सेक्स ऑर्गन की, बट इसमें फॉर्मेशन होती है सेक्स ऑर्गन की। ओके, आगे है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट आर इट्स बेसिक टाइप्स। तो देखो ऑल ऑर्गन्स बोर्न ऑन दिस अर्थ शो कैरेक्टरिस्टिक लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग बर्थ, ग्रोथ, मैचुरेशन, रिप्रोडक्शन एंड डेथ। जो भी इंसान जन्म लेता है उनमें ये सब ये साइकिल चलता रहता है। बर्थ होता है, ग्रोथ होती है, मैचुरेशन होती है, रिप्रोडक्शन होता है और डेथ हो जाती है। तो रिप्रोडक्शन जो है इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कंटिन्यूशन ऑफ स्पेसीज के लिए जरूरी है। ओके, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसके दो टाइप हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल, जैसा कि मैंने अभी बताया। उसके बाद व्हाट इज बडिंग? बडिंग भी आपको पता ही है कि इट इज़ ए कॉमन मेथड, ठीक है। इट इज़ ए कॉमन मेथड of reproduction in sponges and hydra. In this process the new individual develops from a small outgrowth on the surface of parent, or this bird gets its nourishment from the parent till it gets maturity, then it breaks off from the parent body and develops into a new individual। okay, ये आपको आना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेटलर्जी, नेम स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ओर, नेचर ऑफ मेटल एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम एन ओर। क्या क्या है ये वेरियस स्टेप जो है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ enrichment of ore, extraction of metal from concentrated one, purification और refining of the impure मेटल। और ये स्टेप जो हैं इस तरह नीचे डिफाइन भी किए होंगे, बट आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन 4 ही नंबर का आने वाला है। आगे बेटा जी आपके पास क्वेश्चन है, ये मैंने एक क्वेश्चन सैम्पल पेपर है मेरे पास, इसमें से एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो इसका रीजन क्या है आपको पता ही होगा कि द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट बिकॉज copper sulfate solution reacts with iron and it changes the color of
सॉल्यूशन। ओके, ये लिख लेना। तो हीलियम हैज़ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स बट स्टिल इट इज़ कॉल्ड इनर्ट गैस एलिमेंट। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर भी इसको इनर्ट गैस एलिमेंट बोलते हैं, क्यों? देखो बेटा, इनर्ट गैस कौन से होती हैं? जिनके लास्ट वाले शेल में क्या होती है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो हीलियम के पास तो है शेल ही एक है जो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। पहला ही शेल है के शेल, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट बोलते हैं। आगे, व्हाट इज शोन इन दिस डायग्राम, फॉर व्हाट पर्पस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। बेटा ये देखो, इसमें क्या हो रहा है, पोटेशियम किस लिए यूज हो रहा है, ये आप लोग देख लेना, कर लेना। व्हाट आर वेरियस, इजी सा क्वेश्चन आपको पता ही होगा वैसे, छुईमी वाला। व्हाट आर वेरियस कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। तो वेरियस कंपोनेंट क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, मतलब हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट में। तो एक जाइलम है, एक फ्लोएम है, आपको पता ही है, उसके बारे में लिख देना। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, अभी करवा के हटाऊँ। व्हाट इज ए फ्लावर, डिफरेंट यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। तो देखो बेटा, फ्लावर तो आपको पता ही है क्या होगा, उसके बारे में लिख देना। और यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल ये भी मैंने करवाया हुआ है। ओके बेटा जी, उसके बाद है शो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा सोडियम क्लोराइड और सोडियम और क्लोरीन दोनों एटम है, इनका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, आपको पता ही है। सोडियम में क्या होता है, सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है। इन दोनों दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और क्या होते हैं, दोनों NaCl कंपाउंड बना लेते हैं। विच वाई हैज सोडियम क्लोराइड ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। सोडियम क्लोराइड का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? देखो सोडियम और क्लोरीन दोनों ही क्या करते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और एक कोवलेंट बॉन्ड जो होता है काफ़ी पक्का होता है, इसलिए जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी हाई होता है, क्योंकि जब बॉन्ड हाई काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेम द एनोड एंड कैथोड यूज इन इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल। ये भी आपको आती है। व्हाट इज एन एलॉय, ये भी मैंने करवा दिया है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, इन विच पार्ट ऑफ प्लांट इट इज ऑब्टेन्ड, राइट इक्वेशन, व्हाट इवेंट्स अकर ड्यूरिंग रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो किस पार्ट पे होता है, प्लांट के लीव्स में होता है, इक्वेशन लिख देना इसकी, ठीक है, जो होती है। इवेंट अकर ड्यूरिंग रिएक्शन, तो कौन कौन से होते हैं वो भी बता देना। एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। तो एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आप लोगों को दिखा। तो हाँ जी बेटा जी, ये देखिए, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज completed in cytoplasm and mitochondria of cell, it is completed in cytoplasm only, it involves the complete oxidation of glucose into CO2 and H2, and a large amount of energy is released. It involves the complete oxidation of glucose into CO2 and alcohol or lactic acid, and less amount of energy is released. This process is harmless but it is toxic to plants, आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया। उसके बाद में बेटा जी हमारे पास है एक, बेटा आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस जरूर कर लेना। आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आर्टरीज में क्या होता है और वेन्स में क्या होता है। आर्टरीज में फ्लो ऑफ जो ब्लड है वो क्या होता है, फास्ट होता है, मीन उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। वेन्स में कम होता है। आर्टरीज का आर्टरीज होती है, क्या होती है, एक तो डीप सेटेड होती है, एक अपर होती है, मतलब आर्टरीज क्या है, ऊपर होती हैं, और वेन जो है डीप सीटेड होती हैं। ओके, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। इस तरह से एग्जाम याद कर लेना आप। उसके बाद बेटा जी अगेन मैं ये लेके आया हूँ सैम्पल पेपर। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती हैं, द ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद with both metal and non metals, sorry, acids and bases, the, या फिर ऐसे लिखो, द ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड बेसिस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल इसकी NOCO जो भी हैं, ये सब क्या है, इसकी एग्जाम्पल्स होंगी। व्हाट इज न्यूट्रिशन, अभी करवा के हटाऊँ। क्राइटेरिया यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग लिविंग और नॉट। तो कोई चीज़ जिंदा है कि नहीं, एक तो वो चलेगी, एक्सक्रीशन करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, ठीक है, मूवमेंट होगी, ओके, और रेस्पिरेट करेगी, मतलब ब्रीदिंग होगी, फूड ईट करेगा, ठीक है। ये सब क्या है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कोई जिंदा है कि नहीं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ DNA कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो DNA कॉपिंग क्यों रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी, ताकि स्पेसीज की जो जनरेशन है वो चलती रहे, इसके लिए। वो आपको पता ही है, आपके पास लिखा हुआ है। हाउ डज बाइनरी फिशन डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में क्या डिफरेंस है। बाइनरी फिशन में क्या होते हैं, दो में टूटते हैं, मल्टीपल फिशन में ज़्यादा में टूटते हैं। आप लोग इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना। उसके बाद बेटा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेम ऑफ फिंगर लाइक पोजीशंस ऑन द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिंगर लाइक पोजीशन क्या बोलते हैं, विलीज बोल देते हैं। व्हाट इज इट फंक्शन, ये क्या करती हैं, उसकी सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटलेट इन ब्लड। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटलेट क्या है ब्लड में, ये भी आप लोग करना। डिफरेंस क्या है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हाइड्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, करवा के हटाऊँ। डिफरेंस एरोबिक और एनारोबिक, ये भी बताया है।
मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस बताया हुआ है। कम आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बता दिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन ये भी कहाँ हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट ये भी हो गया, चेंजेस इन कलर हो गया। ओके, ये भी हो गए। उसके बाद में बेटा जी हम करेंगे, हाँ जी, तो अपने पास एक क्वेश्चन है, व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी stored in a moisture proof container because it reacts with moisture and air present in air and turns into a hard solid mass। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। इसकी रिएक्शन लिख देना, ठीक है, CaSO4 डॉट हाफ H2O जो भी बनता है वो लिख देना। तो व्हाट इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय टू एंड्स। अच्छा बेटा जी ये देखो, ये क्या है, इसके दो एंड है, ये सॉप मॉलिक्यूल वाला है, ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये सॉप मॉलिक्यूल वाला, इसका एक एंड क्या होता है हाइड्रोफिलिक है, एक क्या है हाइड्रोफोबिक। व्हाट इज, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। तो हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, ये भी आपको बताया था कि क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ यूरिन जो प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, उसको हम लोग एक्सट्रेट कर देते हैं और दोबारा से जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का चलता है, और इस तरह से जो अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस जो है वो रेगुलेट होती रहती है। हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंड्रिल अराउंड ए सपोर्ट, ये भी आप करेंगे। नेम फीमेल एंड मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ मैन, तो ये आपको पता ही है कौन कौन से हैं मेल और फीमेल गैमेट। वाई ह्यूमन बींग्स विच लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बेटा मैं इसके क्वेश्चन आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो ऐसे आपको पता है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वाई आर ह्यूमन बींग्स विच लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज कलर, वो क्यों होता है, वेरिएशन के कारण होता है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज हो गया, कैरेक्टर ये तो चलो हो ही गया है अपना। अच्छा बेटा जी उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफाइन होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो होमोलोगस एंड एनालॉगस और एग्जांपल बतानी है इनकी। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, जिनका देखने में तो मतलब सेम होते हैं, वो वाले ऑर्गन जो देखने में सेम हो बट उनका क्या होता है कि काम जो होता है वो डिफरेंट होता है। बट एनालॉगस क्या होते हैं, जो देखने में डिफरेंट होते हैं बट उनका काम सेम होता है, वो वाले ऑर्गन होते हैं। ओके, इनकी एग्जांपल बता देना। व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पेसीज नेसेसरी फॉर, ये तो आपको आता ही है। व्हाट सिग्नल्स गेट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ये भी हो गया जाएगा आपके ये पता है ना, व्हाट सिग्नल विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या होगा कि जो कोई भी हमारी जो सिग्नल है जो ब्रेन तक जाती है वो नहीं पहुंच पाएंगी। पार्ट ऑफ, इसके पार्ट बता दीजिएगा। स्टोमाटा है, ठीक है, ये ओपन सॉरी इनर है, ये आप लोग देख लेना। व्हाट इज शोन इन दिस डायग्राम, हाउ इज इट फॉर्म, वेयर इज इट यूज्ड। तो देखो क्या शो किया गया है, और ये कहाँ यूज किया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब कंटेन रिएक्शन मिक्सचर, वाटर है, बीकर है, गॉजर रिपोर्टर, ये भी आप देख लीजिएगा, क्लियर नहीं है पिक्चर, कोई बात नहीं, आपको वहाँ क्लियर है, क्लियर रहेगा। कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। तो कम ये क्वेश्चन रहने देना, जरूर नहीं है, लीव इट। आगे हमारे पास है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो मेंडल का पी प्लांट वाला जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ये वो क्वेश्चन है, ये करना। हाउ इज प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, ये भी पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं, दो गैमेट जो है इकट्ठे होते हैं फिर फर्टिलाइज होता है। पॉलिनेशन में क्या होते हैं, दो उसके मतलब कि दो के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उससे पॉलिनेशन होता है। साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, तो क्या होता है साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन, आपको आता है, लेबल करना है पार्ट, ये किडनी है, ठीक है जी, जो जो है आपको पता ही है, लिख देना यूटेरस जो भी है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इथेनोइक एसिड, हेक्सेनल ब्यूटेनॉन। तो बेटा देखो इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक का मतलब क्या है, आपको सिंपल पता है, ऑइक लग गया तो COOH, इसमें क्या लगेगा, फंक्शनल ग्रुप लगेगा, ठीक है। और इथ है तो मतलब कि क्या होगा, दो कार्बन कंपाउंड होंगे। ओके, तो इथेनोइक एसिड C, उसके बाद क्या होगा, दो कार्बन लगने तो CC, उसके बाद C के साथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, ये हो जाएगा आपका इथेनोइक एसिड। हेक्सेनल, हेक्सेनल मतलब 6 कार्बन आएंगे, और अल है तो एल्डिहाइडिक ग्रुप लग जाएगा। ब्यूटेनॉन है तो 4 क्या आ जाएंगे, कार्बन आएंगे और एक डबल कीटोनिक ग्रुप लग जाएगा, यानी डबल बॉन्ड हो। ओके, उसके बाद है बेटा जी, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट जीन में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, ये भी मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट वाला। हाँ जी बेटा, कार्निवोर और हार्बीवोर डिफरेंशिएट करने हैं, पता ही है, क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, आपको पता है कि हाइड्रोजन जब उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है, आपको पता ही वैसे ऑयल वाला जो कराया था आपको कार्बन कंपाउंड में से। व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड,
गिव इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। तो बेटा क्या होगा जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट किया जाएगा, इक्वेशन ये भी आपको आता है, ये कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो प्लांट में फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है आपको पता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, ठीक है जी। तो जाइलम से और फ्लोएम से क्या होते हैं, वाटर और वो अलग अलग, आपको अभी लास्ट थोड़ी देर पहले करवा के हटाऊँ। वट वुड, उसके बाद में है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स। यानी कि एसिड के बारे में कह रहा है। तो एसिड में क्या होता है, सल्फर में एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्स्ट्रा होता है, तो उसी से जो है आप 8 जो सल्फर है उनको बना के उनका डायग्राम दिखा। उसके बाद में है वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो क्या होता है कि जो आयन्स होते हैं वो अगर वाटर में होता है तो जो आयन्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। एसिड जब हम वाटर में डालते हैं तो आयन्स ब्रेक हो जाते हैं, जिससे वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। बट वाटर नहीं होता तो वो आयन्स में ब्रेक नहीं हो। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम डिफाइन एलोट्रोपी, नेम 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो when an element exists in more than one form having different physical properties but same or slightly different chemical properties, the various forms are called allotropic forms or allotropies and this phenomena is called allotropy। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा फॉर्म में हमें मिलता है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, या वेरियस फॉर्म्स में हम देखते हैं तो उनको हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स बोलते हैं या एलोट्रोपीज बोल देते हैं, और इसी फिनोमिना को एलोट्रोपी बोल देते हैं। तो इनकी एग्जांपल्स है लाइक डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस। ओके, तो ये क्या है, 3 फॉर्म्स है कार्बन की। कार्बन इन 3 फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस, इसी को हम एलोट्रोपी बोल देते हैं। उसके बाद है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो देखो, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। कह रहा है कि जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है जिसको हम हाइड्रोजनेशन बोल देते हैं। ओके, उसके बाद में हमारे पास है, उसके बाद हम उतने स्टडी करते हैं व्हाट आर वेरियस कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। तो उसका आंसर है जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू क्या करता है, ये वेसल्स और टेच्यूड्स होते हैं, रूट सिस्टम और लीव से कंसंट्रेटेड होते हैं, जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स को। जबकि फ्लोएम है वो क्या करते हैं, इसमें सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं जो फूड और अमीनो एसिड्स वगैरह जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको लीव से अलग अलग पार्ट्स तक क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं 2 मार्क वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ के जो पीएच वाला ये आपका है क्वेश्चन, ये आप लोग के उसमें काफ़ी बड़ा करके दिया गया है। पीएच जो है डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ होता है उसके बारे में है। आगे है व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल दो। तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसकी एग्जाम्पल बता देंगे कोई सी, जैसे कोई सी भी एक, मतलब जो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है वो वाली कोई एग्जाम्पल लिख देना। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉल, राइट इट्स फार्मूला। इथेनॉल का कॉमन नेम लिखना है और क्या लिखना है, इसका फार्मूला लिखना है। तो स्टेट टू वेस्ट टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ये भी लिख लेंगे। व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आता ही है। नाउ वी हैव राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में कौन सा रिएक्शन हो रहा है इसके बारे में बताना है। हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द गैस। तो इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है डिटेक्ट हो रही है, क्योंकि देखो पॉप लाइक साउंड क्रिएट हो रही है ना, इससे पता लग रहा है। तो ये हाइड्रोजन गैस है, इसमें HCl से रिएक्ट हो रहा है। विच मेटल डू नॉट कोरोड ईजिली, ये भी आपको बताया था। मिथेनोइक एसिड है, ये मिथेनोइक एसिड है। हेरिडिटी क्या होती है पता है आपको कि नहीं पता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, ठीक है, हेरिडिटी हो गया। उसके बाद में एलोट्रॉपी पता ही है, अभी हमने किया। सोडियम क्यों रखा जाता है, फॉसिल रेटिंग पता है। पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ ये भी अभी पढ़ा था हमने। उसके बाद में अपने पास है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इफेक्ट व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि ऑलरेडी बेस है, उसमें अगर और हम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो क्या होगा, बेसिक जो नेचर है उसका वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो ये है गिव रीजन फॉर डिफरेंस इन स्टेबिलिटी ऑफ सोडियम एटम एंड इट्स आयन। तो
जो रीज़न क्या है कि स्टेबिलिटी क्या है सोडियम एटम की और इसके आयंस की, इनकी स्टेबिलिटी में हमने डिफरेंस बताना है, क्यों होता है ऐसा। वायर कार्बोनेट्स कंपाउंड आर यूज एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन, पता ही है क्योंकि क्या है इसकी जो एक तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। आपके पास 2-3 टर्म्स हैं वो लिख लेना। उसके बाद में है वाई डज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। मेटल नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर भी पढ़ा है। मरकरी क्या है, नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। और ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। कोवलेंट बॉन्ड। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स एज प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ ए शूट टुवर्ड्स लाइट, ये भी आपको पता है। कैन विंग बटरफ्लाई एंड होमोलोगस ऑर्गन, ये भी आपको पता ही है। होमोलोगस और कंसेप्ट है, ये भी यहाँ पे लग जाएगा। तो ये आपके हो गए 2 मार्क वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एक सैम्पल पेपर है मेरे पास उसमें अवेलेबल थे। और क्वेश्चन करते हैं, देखो। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है राइट डीमेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो डीमेरिट्स क्या है इसकी, एक तो न्यू वेराइटीज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स कैन नॉट बी चेंज्ड सिंस देयर इज नो सेक्सुअल फ्यूजन, नो मेयोसिस, नो रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स अकर इन वीट प्लांट। इट इज harmful as there occurs wide spread of wheat disease contacted by parent plant propagates in all the daughter plants. There are no special mechanism for dispersal. Okay, तो ये क्या है, इसके डीमेरिट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी and variations. It deals with inborn characteristics of the organism. Genetics also deal with inborn differences between offspring of family and related organism. तो genetics क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जो किसके हेरिडिटी की या वेरिएशंस के रिलेटेड स्टडी की जाती है इसमें। और ये इनबॉर्न कैरेक्टरिस्ट जो मतलब वो वाली विशेषताएं जो अभी ऑर्गेनिज्म में जन्म ही नहीं ली उसके बारे में स्टडी की जाती है, ये तो जेनेटिक्स होगी। उसके बाद हेरिडिटी, इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम वन जनरेशन टू सक्सेसिव जनरेशन ऑफ लिविंग बींग्स। वी ऑब्जर्व इन अवर डेली लाइफ दिस मिलिटरीज टेंड टू बी ग्रेटेस्ट, मतलब ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेरिडिटी, आपको ऐसे आता ही होगा। ठीक है जी, ये तो जस्ट मैं रिविजन टाइप करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कल के एग्जाम के लिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। अदरवाइज आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट फिर भी अगर किसी चीज़ का किसी को डाउट हुआ, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट। व्हाट इज जीन, व्हाट इज नेचर ऑफ जीन, जीन क्या होती है, जीन का नेचर क्या होता है। टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय जोहानसन, ए हेरिडिटरी डिटरमिनर specifying a biological function, a unit of inheritance located in a fixed place on the chromosome is called gene। तो जीन क्या है, एक टर्म है जिसको जोहानसन नाम के बायोलॉजिस्ट ने यूज़ किया था, जो कि एक हेरिडिटरी डिटरमाइनर था, हेरिडिटी को डिटरमाइन करता था। तो मेंडल कंसिडर किया था एक कैरेक्टर का यूनिट जिसको कंट्रोल किया था फैक्टर, जो इनको जीन कहा गया, तो वही है ये। जीन कहाँ पे लोकेट होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर आर जीन्स लोकेटेड, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ जीन। तो जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, केमिकल जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसको डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक राइबोस एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डिफाइंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसकी एप्लीकेशन लिखनी है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ न्यू जीन्स एंड देयर सब्सिक्वेंट ट्रांसलेशन इनटू द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म और मेथड ऑफ करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक आर्टिफिशियल सिंथेसिस है नए जीन्स को, जिसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या फिर किसी जीन को हम इसको डिफेक्ट है अगर उसमें, तो उसको हम करेक्टिफाई कर सकते हैं। इसी कुछ एप्लीकेशन है, ये एज इट इज़ लिखी हुई हैं, आप प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद होमोलोगस एनालोगस में डिफरेंस आपको पता है, बता दिया है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ सेक्स इन ए चाइल्ड, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है, आपको समझाया भी था थोड़ी देर पहले। इसको प्रॉपर इस तरीके से लिखना है आपने, तभी पूरे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में ये डायग्राम्स, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही आपको पता होने चाहिए।
एक ये फ्लावर वाला क्वेश्चन आया था, व्हाट इज ए फ्लावर, डिफाइन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, गिविंग वन एग्जांपल। तो ए फ्लावर इज ए स्पेशलाइज्ड शूट ऑफ विच शोज ए लिमिटेड ग्रोथ एंड बियर्स ऑर्गन्स, स्टेमन्स एंड पेस्टिल्स एसेंशियल फॉर सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और बाइसेक्सुअल दो तरह के होते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हों। और बाइसेक्सुअल में क्या होगा, सिंगल इंडिविजुअल होगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स होंगे। एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ प्लांट, टैपवॉर्म और अर्थवॉर्म। एक इधर ही आपका क्वेश्चन है, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ब्रोकन डाउन एंडोमेट्रियम इज पास्ड आउट एज मेंस्ट्रुअल फ्लो अलोंग विद अनफर्टिलाइज्ड एग। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होता है कि ब्रोकन जो एंडोमेट्रियम होता है वो पास हो जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो में, और अनफर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो भी साथ ही में फ्लो आउट हो जाते हैं। एक यहाँ पे है, लिस्ट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ फंक्शन बताने हैं। तो इसके फंक्शन है, एक तो ये रेगुलेट्स ग्रोथ, इन्फ्लुएंसेस द थायरॉइड ग्लैंड, द एड्रिनल एंड गोनाड्स। तीसरा, कैन प्रोड्यूस चेंजेस इन स्किन कलर ऑफ मैनी एम्फीबियंस एंड फिशेस, इन्फ्लुएंसेस माइग्रेशन एंड न्यू बिल्डिंग, नेस्ट बिल्डिंग इन बर्ड्स। ये कुछ फंक्शन है, ये भी आया हुआ है बोर्ड में। ये देखो, ये भी क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो साइनेप्सिस इज जंक्शन बिटवीन टर्मिनल अर्बोराइजेशन ऑफ एक्सन, वन एक्सन एंड डेंड्राइट ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। देयर इज अ गैप बिटवीन टू कॉल्ड synaptic cleft. As the electrical impulse reaches the terminal knobs, they release chemicals called neurotransmitter. These chemicals cross the gap and start a similar electrical impulse in the dendrite of a neuron. तो ये आप कर लेना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है अचानक से होने वाला होता है, और जो वॉकिंग है वो क्या है, हम अपनी मर्जी से, अपनी वॉलंटरी, मतलब खुद से करते हैं, मूवमेंट होती है। What is the role of acid in our stomach? तो इसका रोल क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम, इट चेंजेस द pH ऑफ फूड फ्रॉम ऑलमोस्ट न्यूट्रल टू एसिडिक मीडियम, विच मीन्स कि ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक तो जो एंजाइम के एक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और दूसरा ये जो pH होता है हमारी बॉडी में उसको चेंज करता है, न्यूट्रल से एसिडिक मीडियम पे ले जाता है, यानी कि लगभग 7 से 2 तक। ये प्रो एंजाइम होता है जिसको प्रोपेप्सिन कहते हैं, वो एक्टिवेट करता है पेप्सिन को, और ये किल करता है बैक्टीरिया जो फूड में प्रेजेंट होता है उसको। उसके बाद, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज thrown into folds called villi. The absorptive cells have numerous finger-like projections called microvilli. They increase the surface area for absorption of food. एक ये क्वेश्चन किया था उतने टाइम, व्हिच क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज एलिव। तो उसके लिए मूवमेंट करता है, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ग्रोथ, सेलुलर बॉडी, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें जो करेगा वो जीवित है, अदरवाइज वो जीवित नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, विच फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन CH3CH2OH, CH3CH2COH, CH3HCOH। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे देखिए CH3CH2OH है, तो OH मतलब अल्कोहल का होता है, इसमें अल्कोहलिक ग्रुप लगा है। इसमें क्या है, ईस्टर वाला ग्रुप लगा है, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपको आना चाहिए। उसके बाद में आपको 2 मार्क में आ सकता है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉइक एसिड H2S प्रोपेनॉन F2। तो इस तरह से आपको ये 9th में भी सिखाया था, और पहले लेक्चर जो लगाए होंगे तो उसमें भी करवाया था, तो इस तरीके से ये करना है। उसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप एंड हेंस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो ये वो सीरीज़ है कंपाउंड्स की जिसमें सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला है, सेम फंक्शनल ग्रुप है और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसको होमोलोगस सीरीज़ बोल देते हैं। और होमोलोगस सीरीज़ जो होती है उसमें 2 एडजेसेंट मेंबर्स होते हैं जो वो CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में। जैसे एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि फॉर एग्जांपल होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स या एल्केलेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये देखो यहाँ पे क्या है, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, इसको किसी को भी माइनस करोगे तो CH2 इसमें डिफरेंस आएगा, CH2 ग्रुप का, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगेन दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड
एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दिस इज बिकॉज इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन गेट्स एडेड टू इथेनॉल, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे CH2CH2OH+2O इथेनॉल है, इसको हम क्या करते हैं, हम अल्कलीन पर पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट करवाते हैं इसकी प्रेजेंस में, तो इथेनॉइक एसिड बनता है। तो ये क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन ऐड हो रही है, इसलिए ऑक्सीडेशन हो रही है। What is 24 karat gold? How will you convert it into 18 karat gold? 24 karat gold क्या होता है और हम इसको 18 karat gold में कैसे बदलेंगे? तो 24 karat gold is pure gold, 100% प्योर गोल्ड होता है, बट ये क्या है, बहुत सॉफ्ट होता है जो प्योर गोल्ड होता है, और इसलिए इसको हम ना ज्वेलरी बनाने के लिए मतलब फिट नहीं होता, तो इसको हम 18 कैरेट गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं ताकि इसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाएँ। इसमें हम इसका हम एलॉय बनाते हैं जिसमें 6 पार्ट्स होते हैं, ठीक है जी। 6 पार्ट्स होते हैं किसके, सिल्वर के या कॉपर के, और 18 कैरेट गोल्ड जो है वो उसमें लगभग 75% गोल्ड होता है और 25% सिल्वर या कॉपर होता है, जिससे ये क्या बनता है, 18 कैरेट गोल्ड बन जाता है, और इससे हम ज्वेलरी वगैरह बना सकते हैं। आगे, हाउ कैन टूथ डिके बी प्रिवेंटेड? तो टूथ डिके को कैसे प्रिवेंट किया जाता है? बाय क्लीनिंग द माउथ आफ्टर ईटिंग। एक तो हमेशा खाना खाने के बाद मुंह धुलना चाहिए। दूसरा, यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक बिकॉज दे कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। एक दूसरा कह रहा है कि टूथपेस्ट ऐसे यूज़ करो जिसमें बेस हो, क्योंकि जब देखो हम क्या, टूथ डिके कैसे होता है, उसमें एसिड हो जाता है, इसलिए तो जब एसिड है तो अगर हम बेस वाला टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो एसिड बेस मिलके न्यूट्रलाइज कर देंगे और जिससे टूथ डिके नहीं होगा। दूसरा है गिव 4 यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ब्लीचिंग पाउडर के 4 यूज़ बताने हैं। एक तो कॉटन और लाइनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, वुड पल्प में फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है के तौर पे यूज़ होता है ड्रिंकिंग वाटर में, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में। हाँ जी, ये है वाई मिल्क एंड कर्ड शुड नॉट स्टोर्ड इन कॉपर यूटेंसिल्स, या कर्ड और सॉस आर्टिकल्स शुड नॉट बी केप्ट इन यूटेंसिल्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर। इसका रीजन क्या है? तो दिस इज बिकॉज कर्ड एंड सॉस फूड आर्टिकल्स कंटेन एसिड विच रिएक्ट विद ब्रॉन्ज एंड कॉपर टू प्रोड्यूस टॉक्सिक कंपाउंड्स विच आर हार्मफुल फॉर कंजम्पशन। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, किसमें रखा जाता है, तांबे या फिर ब्रॉन्ज वगैरह की बर्तन में नहीं रखा जाता। सेम कार्ड वाले में, यहाँ मिल्क और कार्ड वाले में भी है। इसमें क्या होता है, एसिड होता है, और अगर कॉपर यूटेंसिल में रखेंगे तो ये भी टॉक्सिक कंपाउंड क्रिएट करेगा जो कि ह्यूमन एड के लिए सही नहीं है। आगे, राइट केमिकल फार्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। केमिकल फार्मूला लिखना है और नेम लिखना है बेकिंग सोडा का। तो दिस इज NaHCO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उतने टाइम किया था, तो ये वही है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस मिलके यहाँ पे वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। तो बच्चा पार्टी, इतना क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत है, ये क्वेश्चन कर लो, कल के एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 पक्के हैं। और इसी के साथ ही आज का लेक्चर फिनिश होता है, और होप दैट कि आप लोगों को ये वीडियो में क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू योर ईच एंड एवरी कमेंट। सो होप दैट कि आप कल अच्छा करेंगे कल के एग्ज़ाम में। इसी के साथ ही आज का लेक्चर फिनिश हो रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट मैथ के लिए भी सेम ऐसा ही लेक्चर बनाएंगे जिसमें सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, और हर तरह का क्वेश्चन जो है आप लोग को रिवाइज करवा दूंगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्ज़ाम। कल फोड़ करके आना है, और आगे कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन सा क्वेश्चन आज के वीडियो वाला आपको कल के एग्ज़ाम में देखने को मिला। तो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।